मैं वित्त विधेयक के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये वित्त विधेयक ऐतिहासिक, दूरदर्शी और परिवर्तनकारी है। ये केवल कराधान के बारे में नहीं, ये राष्ट्र निर्माण के बारे में है। ये केवल आर्थिक नीति के बारे में नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में है। ये केवल राजस्व के बारे में नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के समृद्धि और सामाजिक समावेशी विकास के बारे में है। सभापति महोदय जी, आज से अगर 11 वर्ष पहले आप देखेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री पद के शपथ ली, उस समय हमें किस हाल में देश मिला था। हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, अनिश्चितता का दौर था और वहां से फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत को गिना जाता था। अनिश्चितता के दौर से अभूतपूर्व विकास के दौर तक लाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज गाइडेड द नेशन फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स। और ये इसलिए हुआ है अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, क्योंकि ईमानदारी से सरकार चलाई, विश्वास के साथ सरकार चलाई और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयासों से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो काम करती है। ये एक ऐसी सरकार है जो वायदे पूरे करती है। एक ऐसी सरकार है जो बदलाव लाती है। और जब मैं बदलाव की बात करता हूं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं, तो हमारी सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये केवल नारा नहीं है, रिफॉर्म्स के माध्यम से बहुत बड़ा बदलाव लाया, जिसके बारे में आगे मैं उसका उल्लेख करूंगा। आज जब लोकतंत्र के मंदिर में आपने मुझे यहां पर बोलने का अवसर दिया, तो मैं कहूंगा हम फाइनेंस बिल में केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम 140 करोड़ भारतीयों की भविष्य और उनकी आकांक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि अधिकतर सरकारों का दुनिया भर में या भारत में भी जो पहले की सरकारें रही होंगी, उनका एक प्रयास रहता है कि कैसे सरकारी खजाना भरा जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बार के बजट में और इस फाइनेंस बिल में वो सारे कदम उठाए हैं कि सरकार के खजाने से ज्यादा लोगों की बचत बढ़ाने में विश्वास रखा, लोगों की जेब में पैसा जाए इसमें प्रयास किया है। और इसलिए कि जन जन के जब बचत होगी तो भारत का जन जन भारत को राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाएगा और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करके दिखाएगा। आदरणीय सभापति जी, भारत की जो आज स्थिति है, कुछ विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि दुनिया भर में ये हालत वो हालत है। मैं इतना ही कहूंगा अपने विपक्ष के सदस्यों को, आज पूरी दुनिया एक उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भी भारत है और अगले 1 दशक तक भारत ही रहने वाला है। और शायद इसीलिए आप लोग एक प्रश्न खड़ा करते थे कि क्या मिडिल क्लास के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्या टैक्स पर कर राहत देनी चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, ईमानदार करदाताओं के ऊपर एक बार नहीं, बार बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विश्वास किया है और इस बार तो 12 लाख पर जीरो टैक्स किया है। कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। और ये जहां देश के अन्य वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, वहीं पर मध्यम वर्ग को भी और उनके अनथक प्रयासों से राष्ट्र निर्माण में उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। इस बजट, इस फाइनेंस बिल में विकसित भारत का जो संकल्प हम लेकर चले हैं, इसमें युवाओं के लिए अवसर है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, हर भारतीय को सफल होने के लिए मौका दिया गया है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का बल दिया है। फाइनेंस बिल 2025 में भारत सरकार की जो कमिटमेंट है टैक्स सर्टेनिटी की,
ये पहला। और दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस ऑपरेशन को और सरल करने का प्रयास इसमें किया गया है। और तीसरा, मिडिल क्लास को अभूतपूर्व टैक्स राहत देने का काम भी हमने इस बिल के माध्यम से किया। जहां तक मैं रिफॉर्म्स की बात करूं, अगर पिछले 10 वर्षों पर नजर सभापति जी मारी जाए तो अगर उस प्रकाश में कुछ डालना चाहूंगा, पिछले 10 वर्षों में जहां एक और फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर, फास्टर रिटर्न्स, ऑलमोस्ट 99% जो रिटर्न्स हैं वो सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से की जाती है। मैं अपने विपक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूं, विवाद से विश्वास स्कीम ये हम लोग लेकर आए और अब जन विश्वास बिल, जहां जन विश्वास बिल 1.0 पहले आया था उसमें 180 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया था। अब मोदी सरकार जन विश्वास बिल 2.0 लेकर आ रही है जिसमें 100 प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। एक बड़ी राहत हमारे व्यापारी वर्ग को उसमें दी जा रही है। यही नहीं, जो एफडीआई सेक्टर में भी 74% निवेश की बजाय अब एफडीआई 100% हो सकता है। लेकिन हमने एक बात कही है कि जो प्रीमियम आप इकट्ठा करोगे, सारा का सारा प्रीमियम आपको भारत में ही लगाना पड़ेगा, तभी 100% आपको उसमें एफडीआई लिमिट मिल पाएगी। एफएसडीसी की मैं बात करूं तो वहां पर भी फाइनेंशियल रेगुलेशन को और सब्सिडी इंस्ट्रक्शन के इंपैक्ट को इवैल्यूएट करने का एक मैकेनिज्म खड़ा करने का हमने इसमें प्रावधान किया है। और अन्य जो टैक्स रिफॉर्म्स इसमें कही गई हैं, कस्टम्स एक्ट 1962 में कोई प्रावधान यही नहीं था कि किसी निश्चित काल में आप लोग प्रोविजनल असेसमेंट को फाइनलाइज कर सकें। एक बड़ा कदम इसमें उठाया गया है जिसमें अब सर्टेनिटी भी होगी, यानी कि निश्चितता भी आएगी और हमारी लागत भी कम होगी। और इससे निश्चित काल के लिए, यानी कि 2 साल प्लस 1 साल और एक्सटेंड करके उसके अंदर आपको प्रोविजनल असेसमेंट करनी है। ये प्रयास इसमें किए गए। दूसरा, जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज है, पहले आपको उसमें प्रावधान केवल 1 वर्ष का था, अब गवर्नमेंट ने 2 ऐसी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज को बिना किसी कंडीशन के आपको करने का ये भी प्रावधान दे दिया है। एक और जो बड़ी बात इसमें की गई है, स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, इसको भी स्थिरता और देने के लिए इसमें भी ब्लॉक पीरियड 3 साल का किया गया है, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुसार है। इसके लिए भी मैं मोदी सरकार को और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। स्कोप ऑफ हार्बर रूल्स की मैं बात करूं तो इसको भी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार वैसे ही इसको एक्सपेंड किया गया है। इसमें लिटिगेशन को कम करने के लिए और निश्चितता को बढ़ाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन के आधार पर इसको और मजबूत किया गया, इसके स्कोप को एक्सपेंड किया गया है। हमारे इनलैंड वाटर में और ज्यादा सुधार हो तो उसमें टनेज जो टैक्स स्कीम थी ये सी शिप्स के लिए होती थी, लेकिन अब इसको इंडियन वेसल एक्ट 2021 इसको बदलाव करके हमने इसमें जो हमारे घरेलू यहां पे बाजार में उसके लिए भी इसको फायदा मिलेगा इनलैंड वेसल्स को। यही नहीं, जो स्टार्टअप्स, क्योंकि पिछले की सरकारों में स्टार्टअप्स का तो कोई नामो निशान था ही नहीं, लेकिन भारत के युवाओं पर विश्वास करके हमने स्टार्टअप इंडिया जो योजना लाई, सब लोग ये हंसते थे विपक्ष के लोग, आज देश के युवाओं ने 1,60,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स खड़ी कर दी हैं। दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत बन गया है और 117 यूनिकॉर्न्स आज भारत में है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है माननीय अध्यक्ष। हमने 5 साल इसकी अवधि को बढ़ा दिया है इनकॉर्पोरेशन करने के लिए, 2030 तक इसकी समय सीमा को हमने बढ़ा दिया है। यही नहीं अध्यक्ष जी, सभापति जी, हमने जो आईएफएससी गिफ्ट सिटी उसमें भी शिप लीजिंग यूनिट्स के लिए, इंश्योरेंस ऑफिसेज के लिए और ऐसे ट्रेजरी सेंटर जो ग्लोबल कंपनीज के जो वहां पे सेटअप हुए हैं उनको भी बेनिफिट देने के लिए 5 साल का प्रावधान और किया है। 2030 तक हमने उसको भी कर दिया है। हम शॉर्ट टर्म निर्णय नहीं ले रहे, लॉन्ग टर्म के निर्णय लिए गए हैं। ये विश्वास मोदी सरकार का है कि दुनिया को अगर निवेश कहीं पर करना है तो वो भारत है, भारत और भारत में ही वो सुविधाएं होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आऊंगा तो मैं ये कहूंगा, दीज आर नॉट जस्ट फाइनेंशियल पॉलिसीज, these are the policies that change lives. As part of the comprehensive review of customs rate structure announced in the
जुलाई 2024 बजट, सर इसमें जो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 7 टैरिफ रेट्स को हमने खत्म किया है और पिछले जो बजट था 2023-24 का 7 टैरिफ लाइंस हमने उसमें भी खत्म की थी और अब मात्र 8 रह गई, जिनमें से एक जीरो बजट वाली भी है, जीरो रेट वाली भी है। और यही नहीं, एक बड़ा बदलाव हमने किया कि जो लेवी है वो सेस या सरचार्ज एक पे ही लग पाएगी। इसलिए हमने ये तय किया है कि जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज 82 टैरिफ लाइन पर था, अब उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है क्योंकि वो सेस लगता है उस पर, तो इसको यहां पर सरचार्ज लगाना छूट दे दी है। ये भी एक बड़ा कदम सरकार का है। यही नहीं, ड्रग्स और मेडिसिन जो पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज रन करती हैं, इनको भी कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से मुक्ति दे दी है और 37 ऐसी दवाइयां जो लोगों के जीवन को बचा सकती हैं, उनको भी पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी माफ कर दी है। और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम्स, इस पर भी हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया है। इसके लिए मैं मरीजों की ओर से और जनता की ओर से सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।